और मुझे रस इसलिए जगा कि मेरा परदादा जी 1935 में ये हमारी पाठशाला बनाई, तो वो गोविंद गुरु की प्रेरणा से बनाई थी। मौखिक परंपरा में सुना था मैं कि गोविंद गुरु के समय की दौरान ये बलजी भाई लालजी भाई पटेल शिक्षा का काम करते थे। ये गोविंद गुरु की जो शिक्षा विभाग का वो काम हमारे परदादा ने भेजा था। तो दादा जोहार। जोहार जोहार। दादा आपका परिचय जानना चाहूँगी। पहले तो आप सबको, हमारे आदिवासी परिवार वालों को अपना परिचय बताएं दादा। जी, मेरा नाम अर्जुन लाल, पिता कालू भाई पारगी है। मैं भंडारा गांव निवासी हूँ, तहसील संतरामपुर, जिला महिसागर, गुजरात। ठीक है दादा। मेरी पढ़ाई पीटीसी यानी एमए तक पढ़ाई की है एक्सटर्नल में, मास्टर ऑफ आर्ट्स भाषा में, आर्ट्स में हाँ जी। दादा सबसे पहले तो ये है कि अपने इस अंचल में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होती नहीं है जी, फिर आपको इतना पढ़ने का कहाँ से प्रेरणा मिली, किससे मिली, थोड़ा सा मैं जानकारी लेना चाहूँगी। जी, तो मेरा परदादा था पारगी बलजी भाई लालजी भाई। उन्होंने आज़ादी पहले जी दादा, ये हमारे गांव में पाठशाला चोरी छुपी से राज की बीक से खुली हुई थी। अच्छा। तो फिर कुछ विरोधी लोगों ने 100 स्टेट के राजा थे, महाराजा जोरावर सिंह जी, उनको फरियाद की थी कि ये तुम्हारा पाटवी शिष्य यानी पुलिस पटेल है नज़दीक का। दादा पाटवी अपने जैसे ये अपना भाषा में है, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलते हैं नज़दीक। अच्छा, जो नज़दीक, राजा के नज़दीक हाँ, होता है, नज़दीक रहता है वो इंसान। ठीक है दादा। हाँ, तो नज़दीक का वो पुलिस पटेल हैं बलजी भाई लालजी भाई पारगी भंडारा वाले, वो चोरी छुपी से बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है। फिर उसी दौरान 100 स्टेट की जी पुलिस थी, पुलिस ने हुक्म किया राजा ने, तो फिर पुलिस ने ये हमारे गांव में घर आकर उन्होंने तलाशी की, तो पाठशाला पकड़ी गई रंगे हाथ, बच्चों को पढ़ाते हुए पाठशाला पकड़ाई गई। उसी वक्त पे फिर अमलदार ने हुक्म किया कि कल आप 100 स्टेट में हाजिर होना सवेरे। ठीक है। जब अपनी पाठशाला पकड़ी गई तो फिर वहाँ से अपन वहाँ पे दादा को वहाँ बुलाया? वहाँ बुलाया 100 में। ठीक है सर। फिर हमारे परदादा बलजी भाई लालजी भाई पारगी सवेरे गए राज दरबार में 100 स्टेट में। तो जाते ही वक्त उन्होंने ये पगड़ी मेरे सिर पे मैंने रखी है, क्योंकि मेरे परदादे रखते थे जी। तो ये वो हमारे आदिवासियों का पहनावा, आदिवासी का पहनावा है जी। तो हमारे परदादा वाइट पगड़ी पहनते थे, मैं वाइट भी पहनता हूँ। क्यों? आधा राजस्थानी रिश्ता मेरा जुड़ा है, आधा गुजराती है, इसलिए मैं आधा राजस्थानी हूँ, आधा गुजराती हूँ। इसीलिए मेरे राजा ने 100 स्टेट में गए तो ये पगड़ी पहनावा था, वो सिर से उतारकर इस तरह के राजा के चरणों में रख दी। फिर राजा गदगद हो गए। फिर राजा ने हमारे परदादे को उनके पास चेयर रखी, वहाँ बिठवाया। फिर राजा और हमारे परदादे की आपस में वार्तालाप हुई। अला बलजी, मैंने सुना है कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो फिर हमारे परदादा ने सुझाव दिया बिली में, हाँ बावसी एवं तो मैं कर्यु तो है खरो एम, એટલે કેમ કર્યું છે એમ તારે કહે કે આજે અમારે પિલરનો સોરો બને તે કાલે ઉઠીને રાજને કામ લાગે એમ। अच्छा। એટલે મેં એવું થોડુંક બાવસી કરી જોયું હંદા તારે। अच्छा। એટલે રાજા પાસે ઘણા ખુશ થઈ ગયા। फिर राजा ने मतलब आपने दादा झूठ नहीं बोलिया? झूठ नहीं बोलिया। हाँ हाँ कर्यु तो कर्यु में, हाँ होका कर्यु तो ये भी बताड़ी दी राज ने।
તો રાજા ખુશ થઈ ગયા. અલા બલજી સારા તે તો ખરું કર્યું એમ. એટલે મને પૂછતો તે ખરો તો એમ પોલીસ પટેલ થઈને સાના સોરો ભણાવે તો એમ. तो फिर राजा ने बोला कि बलजी मैं कल आता हूँ आपके गांव, आप चाय पानी कुछ नाश्ता वास्ता करके जाओ, फिर कल मैं आपके घर आता हूँ. फिर अपन लोग पाठशाला के लिए कुछ आयोजन करते हैं. अच्छा, फिर राजा उससे खुश हो गए. खुश हो गया. बोले कि मैं तुमको साथ देता हूँ. हाँ, मैं चोरी चुपके से काम मत करो यूँ. ठीक है. तो 10 बजे के आसपास टाइम दिया था, ऐसा कहा जाता है. जी. तो राजा घोड़ेसवार होकर उनके पुलिस के साथ आ गए. ठीक है, अपने गांव में आए. गांव में आ गया, घर पे आ गया. तो वहाँ तो तैयारी रखी थी सारा गांव वासियों, क्योंकि उसी वक्त पे ढोल पीटते थे. हाँ, उस जमाने में इकट्ठा करने के लिए ढोल पीटते थे. ढोल पीट कर इकट्ठा लोग हो गए थे. अच्छा. तो फिर कहा जाता है कि ये पाठशाला कोपड़ों भर के, यानी ये लकड़ी आती है कि जी दादा. हाँ, वो लकड़ियों जंगल से सभी लोगों ने इकट्ठा किया, यानी लाह करके, यानी हलमा. अच्छा, हाँ, हलमा जो सब एक साथ मिलके जो काम करते उनको हलमा बोलते हैं. जी दादा, बिल्कुल. हाँ, तो वो हलमा करके ये देसी भाषा में उसी वक्त पे कोपड़ो बोलते. कोपड़ो पर्व है. कोपड़ो पर्व अपने पीलो में के कोपड़ो पर्व है. अच्छा, हमारा के अलमो करियो है. लाह करिए इनके भाषा, हमारे गुजरात में पास लाह करिए मैं के. तो वो हलमा यानी लाह, ये कोपड़ो भर के वो पाठशाला बनाई. मतलब कोई मजदूरी नहीं ली, सबने मदद किया. शारीरिक श्रम से इसको बनाया दादा ने. तो बहुत लोग अभी तो पढ़े लिखे हैं. तो कोई इतना बहुत शिक्षा का प्रभाव अभी तो बढ़ गया है. से इस गांव में शिक्षा की लहर चल पड़ी. बिल्कुल. आपके दादा परदादा की मेहनत की. अब दादा मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि आपने गोविंद गुरु पे किताब लिखी है जी, उसके बारे में आप मुझे थोड़ी सी जानकारी दें कि आपको ये लिखने की आवश्यकता कैसे महसूस हुई और उसके लिए आपको कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ा, कितना अच्छा हुआ, और फिर आज मैंने आपसे ही पता चला है कि ये अपने गोविंद गुरु का जो अपना महाविद्यालय है उसमें साहित्य के रूप में इसका पठन हो रहा है या पढ़ाई जा रही है. तो इसका थोड़ा सा सफ़र मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती. जी सुनीता दीदी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा परदादा गोविंद गुरु का भगत था. जी. गोविंद गुरु ने खुद ने जी उसी वक्त पे यहाँ आकर कोटवाल दिया था. वो कोटवाल यहाँ हमारे घर अभी मौजूद हैं. ये मेरे घर के पीछे मेरे पैतृक घर है, पैतृक घर. वहाँ धोनी भी है पुरानी. खुद गोविंद गुरु ने प्रस्तापित किया था. उसी वक्त पे हमारे परिवारजनों, आज अपने बिला आदिवासी समाज जे नॉनवेज यूज करे એ વખતે અમારા કુટુંબમાં પરિવારમાં બધા નોનવેજ મોટે ભાગે વાપરતા હતા. આપણે ખાવાનું પીવાનું એ રીતે બધા કરતા હતા. પણ જ્યારે ગોવિંદ ગુરુ આવ્યા અને એમને કોટવાળ આપ્યો અને ભક્તિ આલી, ચાલ ભક્તિ. हमें एक बात सुनी है परंपरागत, चाल भक्ति कहते गोविंद गुरु तो सब लोग मांस मदिरा छोड़ देते थे. ठीक है. तो गोविंद गुरु ने यहाँ आकर चाल भक्ति किया जी. और फिर उसी दौरान हमारे परदादे के घर पे एक ही पखली थी. पखली हाँ, यानी मुर्गी. हाँ, तो गोविंद गुरु ने सुझाव दिया कि उनकी अंतिम विधि कर देना है. अच्छा. क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये चीज़ें मत रखना. तो फिर यहाँ से उन्होंने भक्ति मेरे परदादा से ये भक्ति शुरू हुई थी गोविंद गुरु के संपर्क में आकर. जब तक मैं तो जन्म भी मेरा नहीं हुआ था. जी. हाँ, क्योंकि बहुत छोटे थे. लेकिन जब तक मैं शिक्षा विभाग में जुड़ा जी, तो उसी वक्त पे मैं क्लस्टर रिसोर्स सेंटर उखरेली में जी कोऑर्डिनेटर था. हाँ, उसी दौरान टीचिंग लर्निंग मटेरियल का स्टॉल लगाने का सुझाव मेरा उपलब्ध
अधिकारी था, जी। उन्होंने बोला कि अर्जुन जी आपको मानगढ़ जाना है। अच्छा। तो फिर मैं 1998 में मानगढ़ पहाड़ी पे गया पहली बार। ठीक है। तो वहाँ स्टॉल लगाया। 1998 में आप पहली बार मानगढ़ पे गए। जी। कभी मैं मानगढ़ गया भी नहीं था। अच्छा। लेकिन वो हमारे परदादे की बात मैंने सुनी थी, हाँ कि वो मुझे याद थी। जी 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 तो इसी दौरान मुझे रस लगा। जी मेरा सर ने मैंने बोला कि मैं ही जाऊंगा स्टॉल लेके। हम 2-3 लोग गए। जी। तो मानगढ़ पहाड़ी पे रात्रि दरमियान कार्यक्रम चला, बहुत तेज़ी से चला। अच्छा। तो वो सारा कार्यक्रम मैंने देखा। और समसभा चली। जी। समसभा में कुछ अधिकारी राजस्थान के, गुजरात के आए थे और पदाधिकारी लोग भी आए थे। उन्हीं की ज़ुबान से मैंने बातों सुनी रात भर। सुनी सारी बातें। हाँ। कुछ तो आपने दादा से सुनते आए थे हाँ। परिवार से। हाँ। और जो बचा था वो आपने वहाँ पर सुनी, वहाँ जब वो रात को सभा हुई। समसभा जी। समसभा हुई। तो वही सुनी हुई बात वापस मैं घर आया, जी मुझे याद थी। जी। तो एक कागज़ में मैंने लिखी। अच्छा, शुरुआत। हाँ, मैं भूल नहीं जाऊँ अच्छा। यूँ तरीके से। अच्छा, कि जो मैं सुन के आया हूँ हाँ। उसको बाद में भूल नहीं जाऊँ करके आपने उसको कागज में लिखा। कागज़ में थोड़ी लिखी रखी। तो उसी ही से कुछ सुसुप्त शक्तियों मेरे में जागृत होगी। जी 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 जी। फिर कुछ लोग आपस में मिलने लगे। तो पहली किताब मेरे पास आई, ये गोधर सारथी सेंटर है हमारे यहाँ पे जी। संतरामपुर तहसील में। यहाँ से उन्होंने प्रकाशित की थी थोड़ी सी छोटी किताब गोविंद गुरु के बारे में, वो मेरे पास आई। अच्छा। फिर गोविंद गुरु की एक आत्मकथा वाली किताब मेरे पास आई। बस उसके बाद में आपने गोविंद गुरु से संबंधित जितनी किताबें थी, हाँ उसको आपने पढ़ना हाँ, पढ़ना शुरू किया और कलेक्शन शुरू करना। अच्छा। इसके बाद मेरे पास आई रूपसी भील। अच्छा। उन्होंने लिखा हुआ गोविंद गुरु और मानगढ़ हत्याकांड के बारे में। अच्छा, उस घटना के बारे में वही किताब मेरे पास आई। जी। और कुछ ये मौखिक परंपरा में मैंने सुनी ही बातों, मुझे जनश्रुतियाँ वो सुनी थी, वो मुझे तो याद थी। जी। तो वो बातों का मैंने कलेक्शन किया। और मुझे रस इसलिए जगा कि मेरा परदादा जी 1935 में ये हमारी पाठशाला बनाई। तो वो गोविंद गुरु की प्रेरणा से बनाई थी। मौखिक परंपरा में सुना था मैं कि गोविंद गुरु के समय की दौरान हाँ। ये बलजी भाई लालजी भाई पटेल शिक्षा का काम करते थे। हाँ हाँ हाँ। ये गोविंद गुरु की जो शिक्षा विभाग का वो काम हमारे परदादा ने भेजा था, तो परदादा ने वो स्वीकार किया था। जी जी बिल्कुल। ऐसी बातों निकली आई। तो मैंने सुना कि कुछ मैं लिखूं। हाँ। अच्छा। तो आने वाली पीढ़ी सही बातों सुने और लिखते रहेंगे जी। और जानते रहेंगे। क्योंकि अब तक हमारे पास में सुनी हुई बातें थी, लिखित इतिहास कुछ ना, नहीं था। दस्तावेज कुछ भी नहीं था। नहीं था। ठीक है। मैंने तो दीदी इतिहास का पढ़ना तो ठीक है, 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, इतिहास मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने जो घरगथ्थू इतिहास जी पढ़ा जी और कान से सुना, वही सही बात मैंने लिखी है। जी जी। हाँ, सबसे पहले ये मानगढ़ हत्याकांड की दौरान वाली बात सामने आई, कितने लोग शहीद हुए, तो मैंने लिखा 1507 लोग। जी दादा। हाँ, तो ये 1507 लोग शहीद हुए 17 नवंबर 1913 के दिन मानगढ़ पहाड़ी पे। जी दादा। तो ये गुजरात सरकार ने भी स्वीकारा, राजस्थान सरकार ने भी स्वीकारा और भारत सरकार ने भी स्वीकारा। जी। क्यों? उस समय ब्रिटिश थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है। हाँ, और हत्याकांड कैसे हुए दीदी? क्योंकि गोविंद गुरु तो जात का बंजारा था। जी दादा। बराबर है। बराबर। उन्होंने जन्मभूमि उनकी बांसिया है। जी दादा। और उनके पिता का नाम है बेचरगिरी, माता का नाम है लाड़की बेन यानी कुशाली बेन। जी। उनकी औरत का नाम है गनी बहन। जी। उनके लड़के थे 2, अरुगिरी और अमरुगिरी। और कहा जाता है कि मीरा नाम की लड़की हरमोल परिवार से दत्तक ली थी गोविंद गुरु ने जी। उसी वक्त पे।